साथियों, जनसंघर्ष की बात में आज हम बातचीत करना चाहते हैं केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति 2020। इसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं। आप हैं कृष्ण नैन जी, जो अध्यापक संघ के राज्य के उप महासचिव हैं, और आप हैं श्री वीर सिंह जी, जो यहाँ अध्यापक संघ के कार्यकर्ता हैं और सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि नई शिक्षा नीति जो 2020 है, इसमें असल में जनता के लिए क्या है और उसको किस रूप से सरकार लागू कर रही है, क्यों सरकार उस पर इतनी बाजिद है, जबकि देश के बड़े पैमाने पर उसका एक विरोध हो रहा है कि उसमें वैज्ञानिकता का कमजोर किया जा रहा है। तो नैन साहब, मेरा पहला सवाल यही कि नई जन शिक्षा नीति क्या है और इसमें ऐसे क्या पहलू हैं, क्या पक्ष हैं जो जिसके ऊपर सवाल आ रहा है कि ये वैज्ञानिक सोच को कुंद करेगी, इसके ऊपर आप बताएं। जन संघर्ष के सभी श्रोताओं को और आपको धन्यवाद है इस मुहिम के लिए। जहां तक नई शिक्षा नीति 2020 का सवाल है, इसका ये नया शब्द ही बेईमान है असल में अपने आप में। ये है तो 2000 साल पुरानी मनुस्मृति के बेस्ड काफी पुराना कॉन्सेप्ट है। एक तो इसको समझने की जरूरत है, और दूसरा, जब आम आदमी नई शिक्षा नीति 2020 पढ़ता है, जो राजनीति को नहीं समझता है, जो वर्ण व्यवस्था को नहीं समझता है, जो पूंजीवाद को नहीं समझता है, उसके लिए सरल शब्दों में शिक्षा नीति हम ये कहें कि एक शादी का आयोजन है, उसमें तरह तरह की डिमांड है। बच्चे कह रहे हैं डीजे होना चाहिए, तो मालिक कह रहा है नहीं डीजे नहीं, फ्लोर डीजे होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आइसक्रीम भी होनी चाहिए, वो कह रहा नहीं, अब जमाना बदल गया है, 5 तरह के फ्लेवर आइसक्रीम के होने चाहिए, ये आपकी डिमांड अधूरी रहेगी, ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो उसको पढ़ते हुए ना काफी सुगर कोटेड है, लेकिन लास्ट लाइन उसकी क्या आ जाती है फिर कि इसमें तमाम चीजें होंगी, सारे स्टॉल होंगे, सारे फंक्शन होंगे, पूरी चकाचौंध होगी, पर उस शादी में आने वाले मेहमानों से उसका पूरा खर्च लिया जाएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट उसमें अगर आप नहीं समझ पाते तो हम शिक्षा नीति को नहीं समझ पाते हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा क्लू यही आता है, आज के दिन बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं, पर उन सपनों का मोल ऐसा रख दिया है जो 10% लोग भी नहीं दे सकते। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए पहले जमाने में स्पष्ट आदेश देके कह दिया जाता था, मनुस्मृति के जमाने में, कि उसको शूद्र नहीं पढ़ सकते हैं, ये सिर्फ राज दरबारियों ब्राह्मणों के लिए, राज परिवार के लिए है। बाकी अगर कोई रास्ते चलते भी कोई शब्द सुन लेगा तो उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, शंभुक का वध कर दिया गया था। उसी कड़ी में जहां पे एकलव्य का अंगूठा काट लिया था शिक्षा लेने से, इसने थोड़ा पैंतरा बदला है कि आप सोच सकते हो कि फीस कितनी हो सकती है किसी चीज की। मतलब 50 लाख डॉक्टर की फीस है, यहाँ पे 24 लाख इंजीनियर की फीस है, 40 लाख रुपया IIM में MBA की फीस कर दी। कितने लोग हैं जिनका बच्चा कैलिबर भी रखता है, टेस्ट भी पास कर देता है, जो 40 लाख भर दे। अब दूसरे तरीके से कान में शीशा डाला गया है। अब सीखने से पहले अंगूठा क्या 5 उंगलियां काट ली गई है। इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो ये शिक्षा नीति समझ नहीं आएगी। आप इसको किन एग्जाम्पलों से देखना चाहते हैं? अभी इसके 3-4 लेवल पे बदलाव सरकार ने किए हैं। बाजार की नजर से उन्होंने इसको 3 से 18 साल कंपलसरी कर दिया। भाई हम नर्सरी से 3 साल की उम्र से पढ़ाएंगे। हालांकि दुनिया भर के तमाम शिक्षाविद, साइकोलॉजिस्ट, समाज शास्त्री कहते हैं कि 6 साल से पहले फॉर्मल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाजार को पैसा चाहिए, वो तो जन्म से ही छीनना शुरू करना चाहता है। उसको उसके बचपन से, उसके नेचुरल विकास से मतलब ही नहीं है। और वैसे भी नेचुरल विकास तो शोषण का विद्रोह ही होता है, तो वो शोषण के विद्रोह को बचपन में ही मार देना चाहते हैं। उसको अनुशासित करने के बहाने जी हजूर बनाना चाहते हैं, कुशल श्रमिक बना के अपनी आवाज वो बुलंद ना कर सके। इसलिए इसमें 3 साल से कॉन्सेप्ट डाला है, पर डाला किस तरह से है
वो कह रहे हैं, अपने हरियाणा का ही आप एग्जाम्पल लोगे, चिराग योजना है जी। अगर प्राइवेट में पढ़ोगे तो सरकार फीस भरेगी, और अगर सरकारी में पढ़ोगे तो बच्चों से फीस ली जाएगी। मतलब कहने का ये, सरकारी को ताला लगाओ, प्राइवेट में जाओ। 3 शब्द इस शिक्षा नीति को समझने के लिए हो सकते हैं। एक तो ये जो शिक्षा नीति है ये पूरी तरह से भगवाकरण कर रही है, सांप्रदायिकता पे आधारित है। इसके अंदर इतिहास को इतने बुरे तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, मिथकों को, काल्पनिक कहानियों को सच की तरह प्रूव किया जा रहा है। तो वो जो अपना इतिहास है उससे सीखने की बजाय उसको दोहराने की है, ये उससे सीख के आगे बढ़ने की बजाय एक ये टोटली का टोटली व्यापारीकरण है शिक्षा नीति में। आम आदमी, गरीब आदमी पढ़ना तो दूर, आज पढ़ने की सोच भी नहीं पाएगा, ये इतनी महंगी है। जहां तक आप इसके वैज्ञानिकरण की बात कर रहे थे, तो शिक्षा नीति ये कह रही है कि इसमें एग्जाम्पलों में गीता से, पुराण से, धार्मिक ग्रंथों से एग्जाम्पल दिए जाएंगे जो मिथ हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, जो साइंटिफिक नहीं है। असल में साइंटिफिक टेम्पर सरकारों के लंबे राज करने में, शोषण करते हुए राज करने में एक बाधा है, तो वो इसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। इस शिक्षा नीति में गांधी जी जैसे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्शन है, गांधी जी, वो गांधी जी जिनकी 70,000 अलग अलग राइटरों की किताबें हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। उसके बाद बाइबल पे आती हैं 30,000, उसके बाद दूसरे धर्मों पे आती हैं 10-10 हजार। गांधी, उस गांधी जी को स्वच्छता के नाम पे, प्रतियोगिता के नाम पे झाड़ू उठा के समेट दिया जाता है। उनके विचार क्या थे वो कहीं नहीं आने दिए जाते, जो इस शिक्षा नीति में किया जा रहा है। तो ये इसी तरह से मिथकों में लपेटने वाली सारी चीज है। यहाँ पे एक चीज और देखो, कारखाने में पूंजी को मजदूर चाहिए, उसको मजदूर चाहिए कुशल, जो गलती ना करे, जिसके मशीन की तरह चले, जो ज्यादा पैदा करके मालिक को दे दे। उसके लिए इन्होंने 6ठी क्लास से, हालांकि हमारे यहाँ जो बाल मजदूरी निरोधक अधिनियम है वो 14 साल तक लागू है, कि 14 साल तक के बच्चे को आप बाल मजदूरी में नहीं धकेल सकते। उसके बावजूद 6ठी क्लास से, यानी कि 11 साल की उम्र से, इन्होंने कौशल के नाम पे, कि बच्चे को स्किल्ड देंगे, स्किल करेंगे, स्किल की जरूरत है, स्किल की तो जरूरत है, पर जो उसका भाषा का ज्ञान था, जो उसका जिंदगी की समस्याओं से लड़ने का ज्ञान था, जो उसके मान सम्मान की लड़ाई थी, जो मानवीय गरिमा और प्रतिष्ठा का सवाल था, वो उस कौशल के नीचे दबा दिया गया है। कुशल करो उसको फटाफट, उसको 8वीं तक कौशल के तहत लेके कोई एक विषय दो, उसके बाद भी उसको कंपलसरी करो। 10वीं की क्वालिफिकेशन के बेस पे उसको एक कुशल मजदूर तो बना दो, वो फटाफट हाथ चले और मालिक को ज्यादा कमा के दे। पर चूंकि तेरी तो क्वालिफिकेशन नहीं है, तू तो 10वीं मात्र है, तेरे को तो न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल सकता है। उस कैटेगरी में देना कुछ नहीं, लेना सब कुछ है। मतलब बच्चों के खून की कीमत बचपन से ही पकड़ने की इस शिक्षा नीति में पूरी कवायद। असल ये शिक्षा नीति के नाम पे अशिक्षा नीति है, इसीलिए इसका आम गरीब तबकों में पूरा विरोध है। आप एक बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं, 2002 में कुमार मंगलम बिड़ला और मुकेश अंबानी, ये 2 आदमियों ने इनका ड्राफ्ट तैयार किया है। सर क्या ड्राफ्ट तैयार करेंगे कुमार मंगलम बिड़ला और मुकेश अंबानी, जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं। उन्होंने मॉडल तैयार किया कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु समान है, इसलिए हर कोई चाहता है, गरीब से गरीब आदमी चाहता है, रिक्शे वाला भी चाहता है, मजदूर भी चाहता है मेरे बच्चे पढ़ें, तो वो अपना शरीर बेच के भी बच्चों को शिक्षा देना चाहता है। उनको लगा इस फील्ड में पैसा बहुत है, तो उसको कैश करने के लिए पिछली अटल सरकार में, बीजेपी की सरकार में, उन 2 से ड्राफ्ट बनवाया। उस समय चूंकि उनका स्पष्ट बहुमत नहीं था, बीच में दूसरी सरकारें आ गई,
अब उसी को और अपडेट करते हुए, और ज्यादा व्यापारिक करते हुए, और ज्यादा गैर वैज्ञानिक करते हुए 20 में इसको लागू किया है। तो इसकी जड़ें कुमार मंगलम बिड़ला के प्रॉफिट में और मुकेश अंबानी के, अडानी के प्रॉफिट में है। उनके लिए तो है ये लूट की नीति, आम जनता के लिए है ये मरने की नीति। तो ये शिक्षा नीति तो कहीं नहीं है। साहब, आपने जब बात शुरुआत की तो बहुत एक बात बड़ी कही कि ये शिक्षा नीति सिर्फ सपने दिखाती है। असल में इन सपनों के पीछे शिक्षा का व्यापारीकरण एक बड़े स्तर पर उभर के आ रहा है जी। तो जब ये आप बात कह रहे हो तो इसमें थोड़ा हमें ये बताएं कि इसमें छठी से लेके 8वीं तक के बच्चों के ऊपर किस तरह का प्रभाव प्राइमरी मिडिल सेक्शन पे आएगा, थोड़ा उसका, क्योंकि आपने अभी कहा कि वो उनको स्किल्ड वर्कर बनाने के नाते उनको कहीं कहीं काम में डालेंगे, अलग अलग काम डालेंगे, जैसे हथकरघा के लिए या कहीं लकड़ी वाले के साथ, कुम्हार के साथ, इस तरह के लोगों के पास भेजेंगे जो उनको अपना हाथ का काम सिखाएंगे। तो ये जो बच्चों का कितना प्रतिशत इससे ड्रॉप आउट होगा, कितने स्किल हो पाएंगे और कितने इसमें जो है वो स्कूल से बाहर चले जाएंगे, इस पे आपकी क्या समझदारी है? देखिए सर, दो तरह की बातें हैं। एक होती है सामाजिक शिक्षा, जो समाज के दुख दर्दों को, समाज की बराबरी को, समता को, मानवीय मूल्यों को बराबर करती है, संघर्ष करती है और भेदभाव के खिलाफ लड़ना सिखाती है। एक होती है टेक्निकल, स्किल का मतलब है टेक्निकल, जी हजूरी, फटाफट हाथ चढ़ना। ड्रॉप आउट तो ये होने नहीं देंगे। अच्छा। आप समझो इस चीज को। ड्रॉप आउट का मतलब ये है कि सरकारी से तो सारा ही ड्रॉप आउट हो जाएगा। अच्छा। जैसे आयुष्मान में हो रहा है ना आजकल ये स्वास्थ्य में, वैसा ही कॉन्सेप्ट है ये। अब वो इलाज के नाम पे तो देंगे खूब पैसा, पर किसको? इलाज नहीं देंगे। 10,000 रुपए का जो इलाज है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अब आयुष्मान से, सरकारी खजाने से उसके लाख रुपए तक निकाल रहे हैं। इलाज तो 10 का भी नहीं दे रहे। पर ये लूट का तरीका है। वो जो कह रहे हैं कि अगर आप प्राइवेट में जाओगे, सरकार पिंड छुड़ाना चाहती है और जो प्रतिगामी कर व्यवस्था है, जनता के बड़े खजाने को पूंजीपतियों को लुटाने के तरीके से इनरोल तो कर देंगे, ये प्राइवेट में कर देंगे। उसके एक एक बच्चे के लाखों रुपए भी प्राइवेट मालिकों को, अडानी अंबानी को सौंप देंगे और अक्षर ज्ञान और नंबरों का सिक्का भी देंगे। वो इनकी मजबूरी है आज के पूंजीवाद के दौर की। जब तक बच्चे या पब्लिक इनकी एड नहीं समझेंगे तब तक इनके जाल में नहीं फंस सकते। वो जो टीवी पे या प्रचार तंत्र को समझाने के लिए वो उसका रूप तो देंगे, वहां तक तो लेके आना मजबूरी है आज के दिन, ताकि उनकी बोली समझ पाए, उनकी बोली में बोल पाए। वो कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन स्किल की जहां तक बात है ना, वो स्किल दे के भी ड्रॉप आउट है। आप याद करें, हम जब पढ़ते हैं, जब अंग्रेज अपने देश में आए थे तो हमारे कारीगर बेकार कैसे हुए थे, बेरोजगारी उस आंदोलन का एक मेन इशू कैसे बना था। सारे कारीगर बुनकर सड़कों पे आ गए थे। मशीनों का बना माल के सामने उनका माल टिक नहीं पाया था। यही होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? रिसोर्स पर्सन आएगा, उसको 2,000, 1,500, 800 रुपए प्रति घंटा देंगे। मतलब एक कुम्हार आएगा स्कूल में 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, वो बच्चों को घड़े बनाना सिखाएगा। पहली बात तो ऐसा कॉन्सेप्ट बचा नहीं है। चलो मान लेते हैं, हम एक बार इन्हीं के कॉन्सेप्ट को सिरे लगाते हैं। एक बहुत अच्छा कुम्हार आ गया और उसने बच्चों को सबसे अच्छा घड़ा, सुराही, दिया बत्ती बनाना सिखा दिया। मान लिया दुनिया का सबसे अच्छा सिखा दिया। तब बताइए आप, आज के दिन घड़े बिकते हैं क्या? क्या मार्केट में वो टिक पाएंगे? वो मार्केट में 1 रुपए का भी माल बिका हुआ है क्या? कंपनियां, फैक्ट्रियों का बना माल वो उनको टिकने देगा क्या? जो वो स्किल की, हाथ के काम की बात कर रहे हैं, तो वो हाथ का काम बाजार में बिक भी पाएगा क्या? आज कुम्हारों का क्या हाल है जो स्किल्ड है? आज बुनकरों का क्या हाल है जो स्किल्ड है? आज लुहारों का क्या हाल है जो स्किल्ड है? वो अगर आप सिखा के उनको उल्लू बना भी दोगे, बेरोजगारी तो वहीं खड़ी है। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा बात आपने कही कि आज के जब वैज्ञानिक युग में टेक्निक बहुत आगे चली गई
तो ये हाथ से बनी हुई चीजों का प्रयोग कहाँ होगा, क्या होगा, उनको मार्केट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक सवाल। लेकिन इसके साथ जब ये सब कुछ होगा, नजर आ रहा है, जब हम विकास की बात कर रहे हैं कि हम 21वीं शताब्दी में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं, तो उसको आप क्या समझते हैं कि सरकार किस नजर से देखती है विश्व की अर्थव्यवस्था, और इसका क्या संबंध जुड़ेगा इस जो एजुकेशन सरकार देना चाहती है? देखिए, ये विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, अभी पांचवी है। एक तो आंकड़े जो होते हैं ना, आंकड़े अपने आप में कुछ नहीं होते, उनसे आप बड़े से बड़ा झूठ बुलवा सकते हैं और उनसे नंगी सच्चाई भी निकलवा सकते हैं। आप 166 घरों को निकाल दो इस विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में, जिसका दावा है कि आने वाले दिनों में तीसरी बड़ी हो जाएगी, कुल 166 घरों को निकाल दो, ये 186वें नंबर पे जाती है अर्थव्यवस्था। अब विकास किसका हो रहा है? ये पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था किसको पूजी जा रही है? अपने हरियाणा में ना एक वो बातियों का लड्डू होता है, आपने देखा हो तो काफी बड़ा। ये पूरी अर्थव्यवस्था जो 80% टैक्स मजदूर किसान भरते हैं, उस भरे हुए टैक्स से वो बातियों वाले लड्डू बोझ के उन 166 घरों को दे दिए, बाकियों के लिए बोरे भी नहीं बचे हैं। सवाल इस लड्डू के फूटने का है। अर्थव्यवस्था हमारी हो 50वें नंबर की, सबको बराबर हो, सबको बुड़की बुड़की तो हो। एक तो पेट फुला के डायबिटीज की दवाई ले रहा है, एक भूखा है। अब इस कैसे तोलोगे? इतना गैप है आज के दिन, और कर्जा देखिए इसे इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में आज 100% जितनी जीडीपी है 205 लाख करोड़ की पैदा इंडिया में एक साल की बता रहे हैं, सरकार ही बता रही है, आरबीआई बता रही है, आईएमएफ बता रहा है, इतना ही कर्ज है। तो हमारे पास क्या है? दिन रात मेहनत करके कमाओ और वो 205 लाख करोड़ कर्जे के भर दो, हम फिर वहीं खड़े हैं। कौन भरेगा सर? ये 205 लाख करोड़ दे तो दिया अडानी अंबानी को, सारी रेल दे दी, जहाज दे दिए, स्कूल दे दी, बसें दे दी, उनके लाखों करोड़ माफ राइट ऑफ के नाम से पूज दिए, वो भगोड़े हो जाते हैं। कर्जा हो गया देश पे, अब कौन भरेगा ये? सरकार कल किसी की भी आए, आप ये बताइए वो 205 करोड़ किसकी जेब से लेके वो कर्जा भरा जाएगा? वो तो फिर जनता लुटेगी। तो ये बड़ी अर्थव्यवस्था कर्जे से या लोगों के खून को चूस के है। लोगों को अगर आप देखोगे तो ये व्यवस्था बहुत पीछे है, क्योंकि सरकार बार बार एक बात कह रही है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे दुनिया में विश्व गुरु वो बनेगा जिस देश के पास शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतरीन होगी, और जिसके पास शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन होगी तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी भी बेहतरीन होगी। जब ये चीज जब आप जो रख रहे हो कुल मिला के कि हम एक पुरातन युग की तरफ जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आम आदमी के जीवन पे प्रभाव इस रूप में डाल रहा है, वो तो एक सवाल बहुत बड़ा आएगा ही आएगा। दूसरा सवाल यही इसके साथ जुड़ता हुआ कि आपने कहा कि अभी ये जो अर्थव्यवस्था का हमारा जितना कुल उत्पादन का है उतना ही हमारे पर कर्ज है, तो इस बार भी सरकार ने जो है वो एजुकेशन बजट में, हायर एजुकेशन बजट में कटौती की है। तो क्या ये भी इसी शिक्षा नीति के साथ जुड़ता हुआ सवाल है कि अलग से कुछ देखते हैं? दो सवाल आए आपके एक सवाल में। एक तो उच्च शिक्षा में बजट कटौती की बात आपने की, एक विश्व गुरु की आपने बात की। पिछली 2 सालों का बजट देखिए आप हरियाणा का, बाकी देश का भी है, उसी पैटर्न पे है। यूनिवर्सिटीज को बजट नहीं दिया था 2 साल पहले, लोन दिया था कि आप बच्चों की फीस बढ़ाइए, अपने कैंपस को मल्टीपल यूज कीजिए, मैरिज प्लेस खोलिए, कैंटीन खोलिए, टावर लगाइए, बाजार लगाइए, पैसा उत्पादन कीजिए, अपनी तनख्वाहें दीजिए, खर्चे निकालिए और हमारा लोन वापस कीजिए। विरोध हुआ, लोन बजट में बदला। पिछले साल क्या हुआ? अभी तो अगला बजट आएगा, उसमें फिर आगे नंगा होके आएगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस बार 80% बजट देते हैं, 20% लोन देते हैं, और ये 5 साल में डिवाइड करते हैं। अगले साल, इस साल आपको 40% लोन मिलेगा, 60% बजट, फिर 60%, और 5 साल में आपको सरकार कोई पैसा नहीं देगी। वही तो मैं शिक्षा नीति में कह रहा था, कितने बच्चे पढ़ पाएंगे। और 5 साल बाद सरकार 12वीं के बाद किसी को कोई पैसा नहीं देगी, बच्चों से खर्च उगाना है। और उसके बाद ये
12वीं से नीचे स्कूली शिक्षा पे आना है। तो एक तो वो हायर एजुकेशन में बजट घटाने वाला सरकार पल्ला झाड़ रही है, आप ये समझो शिक्षा नीति में भी यही लिखा है। दूसरा विश्व गुरु, सर एक जमाना था जो कबीलाई जमाना था, वहां पे जिसके पास दास ज्यादा थे वो विश्व गुरु था। व्यवस्थाएं जब आगे बढ़ती हैं, सामंती जब सिस्टम आता है, राज दरबारी जब सिस्टम आता है, जिसके पास जमीन ज्यादा है वो विश्व गुरु था। उसके बाद जब हम आधुनिक युग की ओर आगे बढ़ते हैं, औद्योगिकरण होता है, जिसके पास मशीनें और युद्ध सामग्री ज्यादा है वो विश्व गुरु है। लेकिन आज जिस दौर में हम खड़े हैं, अब जिसके पास डाटा है, अब डाटा युद्ध चल रहा है, सूचनाओं का संग्रह है, सिम जिसके पास बड़े हैं, स्टोरेज जिसके पास है वो विश्व गुरु है। पर आप क्या समझते हो, अपने देश की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने ये सिम, ये डाटा, इसको पैदा करने से ही मना कर दिया। 12,000 करोड़ के और जे कहीं से ले लेंगे हम, जबकि विश्व के धड़े चीन अमेरिका लड़ रहे हैं, चिप किस पे ज्यादा होंगे, किसके ज्यादा बड़े चिप होंगे, सिम होंगे। अपने यहाँ उसके जीरो नहीं टूटी अभी तक। मतलब कहना कुछ भी है, विश्व गुरु सब, हर कोई विश्व गुरु है, पर विश्व गुरु के लिए आपके पास आज के दौर का हथियार डाटा, सारा कारखाना, सारा बाजार डाटा से चलता है सर। कितने लोग किस उम्र के हैं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या शौक है, कारखाने में क्या बनाया जाए, वो वहीं से निकलता है। डाटा साइंस, डाटा युद्ध आज जो चल रहा है, अपने देश का डाटा तो बाहर की कंपनियों को, विदेशियों को आधार कार्ड के थ्रू या बाकी और जितने चैनल हैं उनके थ्रू बेचा जा रहा है। असल हम डाटा नहीं बेच रहे, असल ये देश की सरकार डाटा नहीं बेच रही, हमारी आजादी बेच रही है, हमारा अस्तित्व बेच रही है, हमें दोबारा गुलाम बनाने की ओर ले जा रही है। साहब, संक्षिप्त में अगर ये जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति, इसको अगर 4 लाइनों में समेटना चाहें कि इसके किस तरह के इम्पैक्ट सोसाइटी पे आएंगे, तो किस तरह समेटेंगे? सर इसको 4 लाइनों में समेट लो या 1 लाइन में समेट लो, इसके इम्पैक्ट ये आएंगे, अक्षर ज्ञान सबके पास होगा और उसकी समझ नहीं होगी जो सामने हो रहा है, और उस समझ के बिना ऊपर बैठा मालिक जैसे मर्जी हाँक लेगा उनको। ये एक राज को लंबा करने का, लोगों को मूर्ख बना के कठपुतली की तरह नचाने का एक रोड मैप है, और इससे ज्यादा इसमें कुछ है। निश्चित तौर पे साथियों, नैन साहब ने बहुत बड़ी बात बताई कि शिक्षा नीति राज को, अपनी राज सत्ता को बनाए रखने के लिए लंबा करने का एक हथियार होता है, और उसी हथियार को वर्तमान सरकार नई शिक्षा नीति के माध्यम से स्थायी करना चाहती है। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।